अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है ओवरलैपिंग, अति व्यापक। ओके, तो देखो बच्चों, ओवरलैपिंग मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। समझे बच्चों कि जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेंट एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो इस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। यही हमने डिफाइन किया है यहां पर कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यही क्या है? ओवरलैपिंग। अब देखो बच्चों, जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मींस ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय दोनों एटम्स के बीच में टू टाइप्स के फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। समझ गए ना कि जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए, तो उस समय उन दोनों एटम्स के बीच में टू टाइप्स के क्या फोर्सेस डेवलप होते हैं। इनमें से एक फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है और एक रिपल्सिव फोर्स होता है। अब आता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो किसके बीच में डेवलप होगा और रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में डेवलप होता है। तो यही मैंने डिफाइन किया है आगे कि ड्यूरिंग ओवरलैपिंग देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द एटम्स। समझ गए बच्चों कि टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन टू एटम्स इन विच वन इज रिपल्सिव फोर्स। अब ये आता है कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो किसके बीच में बनेगा? तो देखो बच्चों, दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं। जब वो पास में आएंगे तो जो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में सेम चार्ज होगा, तो उन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स के बीच में एक तो रिपल्सन आता है और दोनों के जो न्यूक्लियस है उनमें भी रिपल्सन आता है। तो ये जो दो फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और न्यूक्लियर रिपल्सन, ये तो रिपल्सिव फोर्स बन जाते हैं। और जो सेकेंड फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, तो यही लिखा है कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन of both atoms, and second one is the attractive force। और दूसरा कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स। किसके बीच में लगेगा? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर एटम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक एटम का और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी बनता है। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, लेकिन दोनों एटम के बीच में अब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, मींस ओवरलैपिंग होनी है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, प्रीडोमिनेंट होना चाहिए, और यही होता है। मींस अगर बॉन्ड बन रहा है, समझ गए ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, उनमें ओवरलैपिंग होती है, देन अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट, देन रिपल्सिव फोर्स। और फिर जब ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाती है तब उस समय दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं। ना तो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, ना रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बल्कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस्ड करके रखते हैं, और उस समय जो मॉलिक्यूल बना वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो यही लिखा है अनदर, ठीक है, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है, देन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। समझ गए बच्चों कि जब कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट हो जाता है तो ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है, एंड स्टेबल कंडीशन इज अचीव्ड एंड बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड टू ईच अदर।
और एक स्टेबल कंडीशन आएगी और उस समय जो अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है वो एक दूसरे को कंप्लीट बैलेंस्ड कर देते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो रिपल्सिव फोर्स में एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है और अट्रैक्टिव फोर्स में एनर्जी रिलीज होती है। तो रिपल्सिव फोर्स की जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और जो अट्रैक्टिव फोर्स में एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी निकल रही है वो ज्यादा होती है और यही रीजन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण ही मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बनती है। तो देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है एक एटम A और एक एटम ये क्या है B। अब ये एटम और ये एटम जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका और ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका। हम ये कहें कि ये पूरा एक एटम इस तरह से स्फेरिकल है, जस्ट ऐसा ही ये एटम एक स्फेरिकल है। तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इसका न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही इसका न्यूक्लियस जो है ये वाले एटम का, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का ये इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जस्ट ऐसा ही बी का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स। और अब ये सेम चार्ज वाले, यहां माइनस है यहां माइनस है, तो इस एटम के इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्सन लगता है, ऐसे ही न्यूक्लियस में रिपल्सन लगेगा। तो ये रिपल्सन इनको दूर हटाता है, बट अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेट देन रिपल्सिव फोर्स, और ऐसे में दोनों एटम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं। यहां तक बात अच्छी तरह समझ गए। तो ये था हमारा ओवरलैपिंग और उसमें किस तरह के अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बनते हैं। अब हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। तो यहां पर जो हमें ओवरलैपिंग लेनी है, एक तो होगी एस एस ओवरलैपिंग, एक होगी एसपी ओवरलैपिंग और एक होगी पीपी ओवरलैपिंग। हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां तक नोट करते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट है एस एस ओवरलैपिंग। तो देखो बच्चों, एस एस ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा कि एक जो एटम है उसकी एस ऑर्बिटल और दूसरा जो एटम है उसकी एस ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग करते हैं इस तरह से और एक ही एक्सिस में मिलेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इस तरह से इंटरमिक्स हुए और ये बन गया एक बॉन्ड। इस तरह से यहां पर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इकट्ठे हो गए और ये एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल हम ये समझ ले सकते हैं जैसे कि H2 है, H2 का फॉर्मेशन इसी तरह से SS ओवरलैपिंग में होगा। दूसरा होता है sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग मींस एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का p ऑर्बिटल, ये इंटरमिक्सिंग करते हैं और ऐसे में इनमें भी एक ही एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी, तो हम इसे भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। कौन सी हुई है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें भी ओवरलैपिंग मैक्सिमम हुई जितनी हो सकती है, ये मिक्स हो जाते हैं दोनों ऑर्बिटल और यहां पर अब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो भी एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि HF, अमोनिया, CH4, PH3, H2S। आप यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इस तरह की ओवरलैपिंग देख सकते हैं। तीसरा जो ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैपिंग, इसमें आप देखोगे कि जो p ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग मिलेगी। एक तो होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, मींस दोनों एटम्स के
जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही एक्सिस में ओवरलैपिंग करते हैं, और इसमें भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। ये इस तरह से मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने से यहां पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मींस ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब आता है कि इन तीनों ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल बॉन्ड या सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा। तो ध्यान से देखें कि जब s ओवरलैपिंग होती है तो s ऑर्बिटल्स जो होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियस के ज्यादा नियरेस्ट होते हैं। समझ गए ना, कहां होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होते हैं। ऐसे में ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो बना दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में, वो ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन में होगा, जिसके कारण जो हमारा H बॉन्ड है या कहें SS ओवरलैपिंग के कारण जो सिग्मा बॉन्ड बना वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जो ओवरलैपिंग हुई SS और PP को एक्सियल, तो यहां पर अगर हम ओवरलैपिंग का ऑर्डर देखें तो SS फिर SP और फिर कौन सी होगी, PP ओवरलैपिंग। मींस इसमें स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ ली गई है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड SS में बनेगा, फिर SP में बनेगा, फिर PP में। आप चाहें तो देख सकते हैं H2 की बॉन्ड एनर्जी, CH की बॉन्ड एनर्जी और C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी। अभी मैं आपको इस तरह से ओवरलैपिंग और उनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो किस ओवरलैपिंग में बनता है बच्चों, SS ओवरलैपिंग में, उससे वीक बॉन्ड बनेगा SP में, और उससे वीक बनता है PP ओवरलैपिंग में। क्लाउड की ओवरलैपिंग पूछ ली जाए कि क्लाउड किसमें ज्यादा ओवरलैप करता है, वो तो PP में होता है। लेकिन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर हम आपसे पूछ लें तो ध्यान रखें SS बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ बनेगी SS ओवरलैपिंग में, वो इन तीनों ओवरलैपिंग से कहीं ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से, पहले ये नोट कर लें। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास दूसरा जो है PP ओवरलैपिंग, तो एक तो आपने देखा कौन सी थी, कोएक्सियल, और एक होती है PP साइडवे ओवरलैपिंग, या हम उसी को बोलते हैं कौन सी ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो एक होती है PP, ठीक है, या कोलैटरल ओवरलैपिंग, ओके, या हम इसी को बोल सकते हैं ये है हमारी साइडवे ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा कि जो दो ऑर्बिटल है, जैसे ये है हमारे पास p ऑर्बिटल ऐसा, और ये है p ऑर्बिटल, ओके, तो इनमें इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, ये ऑर्बिटल इस तरह से। तो यहां पर कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती, केवल एक कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, तो ये जो है साइडवे ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, तो ये है हमारी साइडवे ओवरलैपिंग। समझ गए ना। और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड, ओके, कि इसमें जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। सपोज ये है हमारे पास PX, तो ये है PX, XX या PY, अगर हम इसको PY ले लें तो ये है PY, इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर आपको ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में पूछा गया हो, तो देखो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की गई है, समझ गए बच्चों, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में SS ओवरलैपिंग में, फिर SP ओवरलैपिंग में, फिर PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और फिर PP यहां पर चले जाए आप तो कोलैटरल ओवरलैपिंग। समझ गए ना कि यहां पर जो है इस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है इन चारों ओवरलैपिंग में। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो किस में बनता है, SS ओवरलैपिंग में। मैं इनकी बॉन्ड एनर्जी भी आपको बता देता हूं किस तरह से इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है, पहले आप इतना नोट करें।
बच्चों मैं कुछ बॉन्ड की एनर्जीज बता देता हूं। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनता है, एसएस ओवरलैपिंग में, फिर एसपी में, फिर पीपी कोएक्सियल में, और सबसे वीक होगा मतलब पाई बॉन्ड। इन तीनों में तो आप देख रहे हैं क्या बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर बनता है क्या, पाई बॉन्ड। अब देखो एसएस ओवरलैपिंग H2 में मिलती है, तो यहां की बॉन्ड एनर्जी आप देखोगे 436 किलोजूल पर मोल है। जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, ऐसे में उनमें क्लाउड भले जाए कम, उतना ज्यादा क्लाउड ओवरलैप नहीं कर रहा है जितना कि s और p और pp में होता है, बट जितना भी क्लाउड ओवरलैप कर रहा है उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाने के कारण ही बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। sp में चले जाए जैसे CH में आप देखोगे इसकी बॉन्ड एनर्जी है 413, जो इससे थोड़ा कम है। और अगर आप C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी देखें तो 348 किलोजूल पर मोल है, और जबकि पाई बॉन्ड की एनर्जी लगभग 260 से 270 किलोजूल पर मोल के आसपास की होती है। ये सिर्फ पाई बॉन्ड की है, ना कि सिग्मा। समझ गए ना, सिग्मा और पाई हो तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और एनर्जी डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें ऑब्जेक्ट आता रहता है कि किस ओवरलैपिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो ध्यान रखें ये वाला ऑर्डर। और अगर क्लाउड ओवरलैपिंग का ऑर्डर पूछा गया हो कि किसका क्लाउड ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, तो ध्यान से देखें कि जो क्लाउड ओवरलैपिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शनल नेचर। जितना ज्यादा बॉन्ड में या क्लाउड में डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। आप देखोगे एस यूनिडायरेक्शनल मतलब मल्टी डायरेक्शनल है, स्फेरिकल है, तो क्लाउड एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा क्लाउड पे हो रहा है ओवरलैप। लेकिन अगर एस या पी या डी में चले जाए तो आप देखोगे कि क्लाउड ओवरलैपिंग तो ये दिखेगी आपको, एसएस से ज्यादा क्लाउड ओवरलैपिंग एसपी में और पी से ज्यादा पीपी में, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ये क्यों, क्योंकि क्लाउड भरे ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन उस क्लाउड में न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना है। तो पीपी ओवरलैपिंग में क्लाउड ओवरलैप ज्यादा करता है, बट उसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑर्बिटल थोड़ा दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, जिसके कारण ही इस पीपी ओवरलैपिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा वीक रहती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, क्लाउड ओवरलैपिंग का ये ऑर्डर है। यहां तक बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच की क्या पूछी जाती है, ओवरलैपिंग। तो आप देखोगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप्स की क्या मिलती है, ओवरलैपिंग। जैसे फर्स्ट है कि sp, sp2, sp3, इस तरह के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो s के साथ ओवरलैपिंग करें, s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। तो यहां ध्यान दें कि ऑर्डर ऑफ या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, समझ गए ना, वो ज्यादा किस पर डिपेंड करती है, s परसेंटेज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा s परसेंटेज कैरेक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मींस ये देखें कि अगर हम कहें sp, sp2 और sp3, अगर ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये पर्टिकुलर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करती हैं, तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा, sp s के साथ, फिर उससे वीक बनेगा sp2 s के साथ, sp3 s के साथ। आपने देखा भी होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड H, अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर sp2 है, यहां पर sp3 है, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है CH बॉन्ड की वो किसमें मिलेगी हमें, इस वाले, जहां पर एल्काइन से H जुड़ा होगा टर्मिनल कार्बन, उस CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मींस एल्काइन का CH सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखेगा, फिर एल्कीन का CH बॉन्ड उससे कम एनर्जी, और एल्केन का CH उससे भी कम बॉन्ड एनर्जी रखता है। आप चाहे तो इसका ऑर्डर देख सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सब में मैंने बताया है। ओके, एक चीज तो यहां तक बात समझ गए होगी कि इस तरह से पहला। दूसरा है कि मान लो sp और p, sp2 और p और sp3 और p के बीच में ओवरलैपिंग हो, तो आप देखोगे कि यहां पर s का
परसेंटेज करेक्टर है, बाकी सब में तो P तीनों में है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम C सिंगल बॉन्ड C की बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर कार्बन जुड़ता है तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर sp, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp3, तो इस तरह का ऑर्डर मिलेगा। ऐसे ही अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की गई हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा? sp sp ओवरलैपिंग। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ये sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा होगी जहां एक तरफ sp2 और एक तरफ sp है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ा ठीक है और इसकी और भी कम हो जाएगी जहां दोनों तरफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए। तो इस तरह से जहां sp था, sp2, sp था, sp3 और sp अगर हम यहां पर ऐसा ले लें सब, ठीक है, और एक और हो सकता है sp3, ठीक है, sp2 sp sp3 sp, बहुत है इस तरह से, तो sp यहां पर आ जाएगा। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और भी चलते कि sp sp sp2 sp2 sp3 sp3, तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसमें कम और इसमें कम, जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी क्या पूछ लिया जाता है? ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए ना? आपको ध्यान रखना है जहां पर भी s कैरेक्टर ज्यादा वहां का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की गई हो और चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात की गई हो। ऐसा क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होते हैं, वहां पर अगर क्लाउड बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिसके कारण ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ध्यान रखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा बेस्ट ओवरलैपिंग करती हैं। रीजन यही है कि डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है। तो यहां तक बात समझ में होगी, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा क्या? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बच्चों? देखो बच्चों, पहली बात तो ये बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन ओनली इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट एनी फिजिकल और केमिकल एविडेंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है विच इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी जियोमेट्री क्या होगी, वो किस तरह से फॉर्म हुआ होगा, इसी सब को एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओनली, नॉट इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों कि जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ब्लेंडिंग या इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में है, नहीं है, खाली है, किस तरह की ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो वेकेंट भी हो सकती हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन कर रही हैं, फुली फिल्ड हो सकती हैं, हाफ फिल्ड, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होना ऑर्बिटल में कंपलसरी है या नहीं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन में ये बोला गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रही हैं वो एक दूसरे के काफी पास एनर्जी में होनी चाहिए, मींस उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। मींस जो आउटर मोस्ट सेल है या वैलेंसी सेल है, उस वैलेंसी सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहली बात तो ये। दूसरा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इंटरमिक्सिंग के बाद जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं वो ऑर्बिटल्स एनर्जी में, शेप, साइज में बिल्कुल बराबर होती है, सेम होती है।
समझ गए ना? मतलब ये है कि जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से, वो एनर्जी में, शेप में, साइज में बिल्कुल इक्वल एक सी होंगी, बट उनके बीच में एक मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए या होती है। समझ गए ना? अगर दो बनी है तो 183 है तो 124 है तो फिर 90 डिग्री में या फिर टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरह से अरेंज होती हैं। वो अब ये आगे हम हाइब्रिडाइजेशन में एक एक करके समझेंगे। ओके, तो देखो यहां से ये जो कैरेक्टर दिए मैं इसी को बता रहा हूं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटेड। मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, जस्ट उतने ही नंबर में क्या बनती हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर से सुने कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। अगर हम कहें कि s और p दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। ऐसे ही आगे चलेगा। दूसरा होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये पहले भी बता चुका हूं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हम ये कहें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा डायरेक्शनल होती हैं और उनमें ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, और यही रीजन है कि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए। तीसरा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बी हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, एम्प्टी। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, ध्यान रखें वो बिल्कुल खाली हो सकती हैं, हाफ फिल्ड हो सकती हैं, फुली फिल्ड हो सकती हैं। अगर वो फुली फिल्ड हैं तो उनमें लोन पेयर्स कहलाते हैं, हाफ फिल्ड हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हैं। इतना सा ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर होंगे, ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल के कारण बनेंगे? जो कि फुली फिल्ड। क्या है? फुली फिल्ड। हाँ, ठीक है। बॉन्ड जो बनेंगे, बॉन्ड कौन से? कोवेलेंट बॉन्ड। ये किससे बनते हैं? हाफ फिल्ड, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहीं बन रहे हैं तो वो किससे बनेंगे? लोन पेयर और वीकेंट ऑर्बिटल्स। किनसे बनेंगे? वीकेंट ऑर्बिटल्स। कि लोन पेयर किसी दूसरे का आके हाइब्रिड ऑर्बिटल में भर जाएगा और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। कौन सा कोऑर्डिनेशन? लिगैंड टू सेंट्रल एटम, लिगैंड से सेंट्रल एटम की तरह ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर लोन पेयर यूज होगा तो भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, बट उसमें मेटल अपना लोन पेयर बॉन्डेड एटम या पेरिफेरल एटम को देगा। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन इज द टोटली, ये तो मैंने पहले बता दिया, एक कॉन्सेप्ट है, नो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक अब आता है कि अगर आपसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी गई हो तो ध्यान से देखें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज s कैरेक्टर। जहां s कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा होगा वहां की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मींस वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपको s परसेंटेज कैरेक्टर निकालना है तो ये फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। यहां s इज द फ्रैक्शन ऑफ s ऑर्बिटल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां पर आपको क्या करना है? परसेंट में लेना है तो इनटू 100 कर दोगे तो s परसेंटेज में आ जाएगा। समझ गए ना कि ये फ्रैक्शन में आएगा पहले। यहां पर थीटा क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल। क्या है? बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पर s का फ्रैक्शन आ जाएगा, बाद में हम इसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको p निकालना है, p का फ्रैक्शन या परसेंटेज, तो बस उल्टा करना, क्योंकि s ज्यादा तो p कम। एक का परसेंटेज निकाल लो, दूसरा अपने ऑटोमेटिक निकलाएगा। कई बार आपको दे रखा होता है थीटा निकालना होता है, तो थीटा भी कैसे निकाल सकते हैं? cos थीटा इक्वल टू होता है -1 अपॉन m, या हम ये कहें p ऑर्बिटल्स। इस तरह आप p ऑर्बिटल्स अगर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन इससे निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, उससे आपका बॉन्ड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा थीटा की वैल्यू। जैसे आपने लिखा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ही
ऑर्बिटल होगा तो -1, तो cos थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा। इस तरह से आपको थीटा भी निकाल सकते हैं अगर हमें p ऑर्बिटल का क्या पता हो कि कितने p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। तो यहां तक आप समझ गए। इस तरह से अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि वाटर में मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसमें कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल में s% कैरेक्टर है, कितना p कैरेक्टर है। हम बॉन्ड एंगल अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं, और अगर हमें s% कैरेक्टर पता है तो या p% कैरेक्टर पता है या उसमें पता है कि कितनी p ऑर्बिटल्स यूज हो रही हैं, तो भी हम क्या बता सकते हैं। इस तरह से उसमें थीटा का वैल्यू। अब यहां देखो बच्चों, अब यहां पर हम आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक एक मॉलिक्यूल का कैसे, इतना डिटेल में यहां नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट में बता दूं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आती हैं। देखो कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन अगर आप टाइप्स में जाओगे, ठीक है, तो टाइप्स में एक होता है sp, इसमें s प्लस px या कोई भी py pz कोई भी एक यूज होगा, और जो 2sp हाइब्रिड क्या बनेगी ऑर्बिटल्स। ओके, जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा 180 डिग्री का, और जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों वो कैसा होगा लीनियर। ओके, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे किसी में हाइब्रिडाइजेशन देखें। दूसरा होगा sp2, तो s प्लस px प्लस py हम ऐसा लेंगे। ओके, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। जो बॉन्ड एंगल होगा, मतलब ये जो थीटा हम ये का है ये 120 डिग्री का होगा, और स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये तब की बात है जब कोई लोन पेयर यूज ना हो। तीसरा है कि अगर हम sp3 की बात करें तो s प्लस px प्लस py प्लस क्या pz, और कितनी बनेगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थीटा जो होगा 109.5 डिग्री का होता है, या ऐसा भी लिखा होता है 109 डिग्री, ठीक है, 28 मिनट का। और यहां पर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है टेट्राहेड्रल। ये क्या है इनकी ज्योमेट्री। समझ गए बच्चों, यही स्ट्रक्चर है, यही इनकी ज्योमेट्री है। फोर्थ जो होगा वो होगा sp3d। अब यहां पर s प्लस px प्लस py प्लस एक चीज और बता दूं, एक और होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है dsp2। तो इसमें dx2 y2, एक तो ये ऑर्बिटल यूज होगी d, s प्लस px एंड py, 4 ऑर्बिटल ही बनेंगे, dsp2 हाइब्रिड कहलाएगी। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा इसमें। ओके, और जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। पांचवा आ जाते हैं और वो है sp3d। तो यहां s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर ये यूज होगा, चाहे वो dsp3 हो और चाहे sp3d हो। ये होगा 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5, ठीक है, नेम वही होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन आप ले रहे हैं। थीटा देखो अब बच्चों, अब इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें थीटा कितना होगा, तो ध्यान से देखें कि इसमें जो 90 डिग्री के होंगे वो तो होंगे 6, 3 ऊपर 3 नीचे, 120 डिग्री के होंगे 3, और 180 डिग्री का होता है 1, और जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा ट्राइगोनल, ठीक है, y पैरामिडल। इस तरह से अब यहां पर भी ये बता दूं कि 180 का 1, 120 के यहां पर कितने होते हैं बच्चों 3, ये होते हैं 6, ठीक है, 90 के होंगे 4। इस तरह से ये होगा, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना इसका, देखो ऐसा, तो देखो 90 डिग्री का ये 390 डिग्री के ऊपर, 390 डिग्री के नीचे, 120 डिग्री का ये है, 180 डिग्री का ये है। स्क्वायर प्लेनर में आप जाओगे तो ये होगा, तो 90 90 90 90। टेट्राहेड्रल में जाओगे तो आप इनमें देख लेना, आप देखोगे 6 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये तो मैं बता ही चुका हूं इस तरह से। फिर आता है छठवां है sp3d2।
तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। थीटा जो होंगे 90 डिग्री के होंगे सारे। अब कुल कितने होंगे देखो, 4 ऊपर 4 नीचे 4 प्लेन में, तो 12 होंगे ऐसे 90 डिग्री के। ठीक है, 180 डिग्री का अगर आप देखोगे, देखो इस तरह से आप पहचानोगे कि कैसे मैं कह रहा हूं। ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 4 नीचे बन रहे हैं, 4 ऊपर बन रहे हैं, 4 प्लेन में बन रहे हैं, तो 12 हो गए। 180 के देखो कितने दिख रहे हैं आपको, ये वाला एक 180 का, एक ये है, एक ये, तो 180 डिग्री के हमारे पास कितने हैं, 3 एंगल। और जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से जो लास्ट है, ऐसे ही यहां पर एक और हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, तो अभी यही ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। और फिर हम आ जाते हैं, एक होता है sp3d3, s प्लस px प्लस py प्लस pz, इसके अलावा dxy dyz dxz, ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे। 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। थीटा देखोगे आप तो 90 डिग्री के जो होंगे, 5 ऊपर 5 नीचे, तो हो गए 10। ठीक है, 72 के होंगे 5, और 180 डिग्री का जो होगा और वो होगा 1। इस तरह से दिखेगा ना, देखो मैं बताता हूं आपको। ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये 72 डिग्री का, ये 90, तो 90 के 5 ऊपर 5 नीचे, तो हो गया 10। 180 का ये हो गया, और 72 के 5 ही हो गया। इस तरह से कुल मिला के ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं हमारे पास। कुल इतने मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन ही हमें देखने हैं। ये था हाइब्रिडाइजेशन, और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल, उनके स्ट्रक्चर बता दिए मैंने। ये तब है जब कोई लोन पेयर ना हो, बिल्कुल सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड हों और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर कोई लोन पेयर आता है तो फिर उसमें जो है बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ज्योमेट्री तो वही रहेगी जो अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का। एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ये तो हो गई उसकी ज्योमेट्री। और जो उसके बॉन्ड्स आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसका स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ गए आप? अब हम आ जाते हैं इसके बाद किसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन का डिटरमिनेशन कैसे करें। डिटरमिनेशन, ठीक है, ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बच्चों, आपको इसमें क्या करना है कि निकालना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक फॉर्मूला बताता हूं। एक यहां पर फॉर्मूला होगा v माइनस 8b अपॉन 2 प्लस b। जब क्या हो कि सेंट्रल एटम, ठीक है, यहां पर व्हेन सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद, ठीक है, पेरिफेरल एटम्स हैविंग octet in outer most cell। ऐसे पेरिफेरल एटम्स जिनमें ऑक्टेट होता है, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो, कुछ भी जुड़ा हो, तो यहां पर मतलब हम ये कहें सेंट्रल एटम ये है और ये इसमें Y Y Y, तो यहां YH नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। मींस यहां पर हैलोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये इस तरह के एटम्स हो सकते हैं, बट हाइड्रोजन बस नहीं है। और एक फॉर्मूला और लगेगा 2b अपॉन 2 प्लस b व्हेन, ठीक है, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद, ठीक है, सेंट्रल एटम। जब डायरेक्ट, जैसे अमोनिया, H2O, H2S, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा है, तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर एटम जो है बॉन्डेड है सेंट्रल एटम से, तो ये यूज करना है। अब मैं यहां बता दूं कौन सा पार्ट क्या बताएगा, ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है, समझ गए बच्चों?
ये तो बताएगा बॉन्ड्स, जो बॉन्ड पेयर्स, क्या बताएगा, बॉन्ड पेयर्स इन मॉलिक्यूल। और ये वाला जो पार्ट होगा, समझ गए ना, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो पार्ट आएगा, सॉरी ये वाला है, ये बताएगा लोन पेयर्स, क्या बताएगा, लोन पेयर्स, कि उस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स हैं। और ये वाला बताएगा क्या, बॉन्ड पेयर्स, क्या बताएगा, बॉन्ड पेयर्स। अब यहां पर B कैसे कर कैलकुलेट, अब B का है और यहां, तो देखो B है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी आपको सिंपल मॉलिक्यूल दिया गया है उसके जितने एटम्स हैं उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। फॉर एनाइन, अगर एनाइन है तो B इक्वल टू आपको क्या करना है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज वैल्यू, जो भी नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है उसमें टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देना है, तब भी आएगा। और अगर कैटाइन है, ध्यान रखें क्या है, कैटाइन, तो B इक्वल टू आपको क्या करना है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज वैल्यू, क्या कर देना है, पॉजिटिव चार्ज वैल्यू को माइनस कर देना है। बात समझ गए मेरी, कि अगर आपको न्यूट्रल एटम है तब तो, सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, तो V तो सीधा है, जितने एटम्स आपको दिख रहे हैं उस मॉलिक्यूल में उन सब के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे। अगर कोई एनाइन है तो जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दोगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब वैलेंसी सेल में उतने इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा जुड़ गए। और कैटाइन है तब ऐसा करोगे, आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू माइनस कर दोगे। ये तो हो गया आपके पास। अब यहां आता है कि V क्या है, V सीधा है नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। आपको ये गिन लेना है कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं। जैसे मैंने कहा CH4 तो बॉन्डेड एटम 4 हो गए, PCl5 तो बॉन्डेड एटम 5 हो गए, CO32 माइनस तो बॉन्डेड एटम 3 हो गए। इस तरह से ठीक है, इन रिलेशंस से आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसमें लोन पेयर्स निकाल सकते हैं, बॉन्ड पेयर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा NH3 है या फिर CH4 है, NH2 माइनस है या NH4 प्लस है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन बताएं क्या होगा। तो अब हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो आपको क्या करना है, पहले V की वैल्यू लेनी है। 5 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, प्लस कोई चार्ज नहीं है 3 × 1 ये किसके हो गए, हाइड्रोजन के, टोटल हो गए 8। B का वैल्यू कितना यूज करना है, 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू आपको टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 8 माइनस, समझ गए ना। और फिर आता है 8, ये तो हो गए आपके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, ये टोटल इसकी। अब यहां पर है 2 × तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया V, ठीक है, V माइनस 2B अपॉन 2 प्लस क्या B। वहां 8B था, यहां पर किसका यूज करना है आपको, 2B का। तो B कितना है 8 माइनस 2 × 3, V की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहां देखो कितना आ गया 1 + 3। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि NH3 में 1 तो क्या हो गया लोन पेयर, और जो 3 है और ये क्या होंगे बॉन्ड पेयर्स, इस तरह से। तो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया कि हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मींस क्या होगा sp3। तो आप जानते हैं कि एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर बना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल बनेगी, बट स्ट्रक्चर जो है इसका ये कैसा होगा, मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट तो होगी ज्योमेट्री, बट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिड। क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिड। यहां तक बात समझ गए। अब आप इसी तरह से इसमें निकाल के देखो, यहां पर V कैसे निकालोगे, तो 5 तो हो गए नाइट्रोजन के प्लस 2
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन प्लस एक ये होगा, ये कितना हो गया 8 और B का वैल्यू कितना हो गया 2, तो आपने लिखा 8, ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 into 2/2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 मींस लोन पेयर कितने हैं 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो NH2 माइनस में अगर आप नाइट्रोजन में देखें तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक H ये है, तो ये बी शेप स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा 190, उससे कम आएगा क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इस तरह के रिपल्सन्स होते हैं जिसके कारण बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं, तो लोन पेयर आने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। NH4 अब आपसे कहा गया है NH4 प्लस में क्या होगा, तो यहां पर B कितना हो गया देखो 5 किसके हो गए नाइट्रोजन के, प्लस 4 into 1 ये किसके हो गए हाइड्रोजन के, और माइनस क्या करोगे 1, तो आपके पास 8 आ गया। B कितना यूज करोगे 4, तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी 8 माइनस 2 into 4/2 प्लस 4, तो यहां लोन पेयर 0 ये है, तो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं रह जाएगा, इस तरह से रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये बात समझ गए आप यहां तक, अब और आगे आ जाए, ठीक है। अब देखो अब आ जाता है कि मान लो आपसे कह दिया गया है CCl4 है या CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, ClO4 1 माइनस है, ठीक है, SF4 है, IF3 है या SF6 है, IF7 है, HCF4 है, अब इनमें किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लिया जाए, तो अब यहां देखो सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, ऐसा एटम बॉन्डेड है जिसका ऑक्टेट होता है लास्ट में, अब हम इनमें से किसी का भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो V इक्वल टू कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 प्लस क्लोरीन 4, हर एक क्लोरीन में होते हैं 7, तो ये हो गए क्लोरीन के, तो कितना हो गया 4 प्लस 28 ये हो गए, तो कितने हो गए ये तो हो गया 32। B का वैल्यू कितना हो गया देखो आप यहां पर आपके पास कितना है 4, अब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करें तो आप यहां लगाएंगे 8 माइनस V माइनस 8B अपॉन 2 प्लस B, तो यहां पर आपके पास है 32 माइनस 8 इंटू B4 अपॉन 2 प्लस 4, ये आ गया 0 प्लस 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इस मॉलिक्यूल का, इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब मैं एक नेगेटिव आयन का निकाल के बता देता हूं, देखो आप, ठीक है, CO3 में आ जाओ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हो गए 4 प्लस ऑक्सीजन है 3, हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो ये ऑक्सीजन प्लस 2 और ऐड कर दो तो 4 18 और ये हो गए, तो कुल कितने हो गए 24 हो गए 24, ओके। अब आप और यहां पर B का वैल्यू कितना रखोगे 3, कितने ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम्स कितने हैं 3, तो अब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहां हो गया V माइनस 8B अपॉन 2 प्लस B, तो B हो गया 24 माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो सीधा सीधा आ जाएगा, लोन पेयर नहीं आएंगे और ये होगा sp2, और आप देखते भी हैं ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है, -2/3 -2/3 -2/3 बॉन्ड ऑर्डर 1.33 के आसपास आता है, जो मैंने कल आपको रेजोनेंस में भी बताया था, तो इस तरह से आप किसी में निकाल के देख लो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा, तो यहां का जो पार्ट आएगा V का, ये वाला पूरा पार्ट, ये तो लोन पेयर्स बताएगा, ये बॉन्ड पेयर बताएगा। अब आपको स्ट्रक्चर्स में देखो, अभी तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि जब कोई लोन पेयर नहीं था तो सारा बता दिया मैंने, क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगा, ओके। अब अगर ऐसा आ जाता है कि लोन पेयर है, ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, तो देखो अगर sp है, लोन पेयर एक, बॉन्ड पेयर एक, समझ गए ना, तो यहां पर लीनियर स्ट्रक्चर ही होगा, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड O, ये है इसका एग्जांपल, बॉन्ड एंगल 0 हो, कोई बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा। sp2 में चले जाओ, S1, ठीक है, कि लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो, तो ये V शेप दिखेगा, और जो थीटा है लेस देन 120 डिग्री
आएगा। और ये जो आपको मिलेगा देखोगे SnCl2 है, ठीक है, इसके अलावा आपको NO2 माइनस है, इनमें मिल जाएगा, या फिर NO2, ठीक है, इस तरह से। ये जब हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे ये किसमें मिल सकता है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर आ जाता है sp3, इसमें जो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, ठीक है, जो थीटा होता है अमोनिया में मिलता है ऐसा, तो 107.5 डिग्री का होता है NH3। तो यहां पर आप देख रहे हैं लीनियर, और ये था V शेप, कैसा हो जाता है ये V शेप, तो NH3 मिलेगा। तो जो कैसा होगा, ट्राइगोनल पैरामीटर, थीटा ये होता है। लोन पेयर, इसमें कौन सा रिपल्सन होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये आपको मिलेगा इसमें। दूसरा है कि लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर कितना हो, आप इसके 2। इसके अलावा आप देखोगे इसमें भी मिलता है CH3 माइनस में चले जाएं, PH3 में चले जाएं, इनमें ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, तो थीटा जो होगा 104.5 डिग्री के आसपास का होता है। इसमें लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, ठीक है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ये 3 रिपल्सन मिलते हैं। ये V शेप होता है जिसको हम बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि H2O में देखोगे ये दिखता है आपको, अमोनिया में चले जाओगे तो आप देखोगे यूं ऐसा आपको दिखेगा। इसके अलावा ये जो है यही स्ट्रक्चर आपको किसमें मिलेगा, CH3 माइनस में भी मिलता है। अमोनिया हो गया CH3 ना, ये हो जाएगा, इसमें मिलेगा NH2 माइनस में मिल जाएगा, या CH2 माइनस लगा हुआ इस तरह की स्पीसीज है, H2S है, इनमें मिलेगा। समझ गए ना, इस तरह का आएगा। फिर और देखो आप इसके बाद कि अगर लोन पेयर क्या है, तो स्ट्रक्चर याद रखना, इनमें ऑब्जेक्ट आते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल कौन से हैं, ठीक है, अभी और चीजें बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा है कि sp3d है, ठीक है, लोन पेयर जो है आपके पास 1 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, SF4 में मिलेगा। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यहां पर F, यहां F, यहां F, यहां F, यहां पर लोन पेयर। अब लोन पेयर की क्या पोजीशन होगी, हम इसको बेंट रूल में अभी समझेंगे, मैं अभी आपको बेंट रूल बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाता है कि लोन पेयर आपके पास sp3d था, 2 हों, और बॉन्ड पेयर कितने हों, 3 हों, ठीक है। तो ये T शेप होगा, जैसे कि IF3 में मिलेगा आपको। इसमें आप देखोगे आयोडीन में एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, बाकी एक यहां, फ्लोरीन एक यहां। अब यहां पर ही क्यों मैंने लगाए हैं लोन पेयर, यहां क्यों नहीं लगाए, ये हम बेंट रूल में अभी देखेंगे। ओके, तो यहां पर आप समझ गए ना कि इस तरह से कंडीशन अगर हो रही है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और भी चले जाए, अगर हम लोन पेयर 3 हो और बॉन्ड पेयर आपके पास केवल 2 हो, तो फिर क्या स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि XeF2 में जाओगे तो इसमें यहां एक यहां, एक लोन पेयर यहां। मिनिमम रिपल्सन की कंडीशन में होनी चाहिए लोन पेयर। या एक बेंट रूल ये कहता है कि लोन पेयर उस ऑर्बिटल में होंगे, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जहां s कैरेक्टर ज्यादा हो, क्योंकि s न्यूक्लियस के पास होते हैं और लोन पेयर केवल एक एटम से रिलेटेड होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के पास आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये T शेप था तो ये लीनियर होगा। फिर आता है कि अगर sp3d2 है, ठीक है, लोन पेयर आपके पास कितना है, एक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5, जैसे कि XeF6 में किसमें मिलेगा ये आपको, sp3d2 है ना, IF5 में मिल जाएगा। तो ये होता है कौन सा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखोगे कि यहां पर आयोडीन है तो एक फ्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां फ्लोरीन, और एक लोन पेयर इस तरह से अरेंज हो जाएगा। तो ये इसमें मिल जाएगा। और देखो sp3d में अगर एक लोन पेयर था तो इस तरह से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर था, बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किसमें कितना s परसेंटेज कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर sp3d2 ही है कि लोन पेयर आपके पास 2 हो और बॉन्ड पेयर आपके पास कितना हो, 4 हो, तो जैसे कि XeF4 में तो मिलता है स्क्वायर
प्लेनर स्ट्रक्चर। आप देखोगे यहाँ पर एस ऐसे सॉरी एक्स ई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ, बाकी ये दो लोन पेयर। और चले जाएं अगर आप कि लोन पेयर आपके पास कितने हो, 3, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नहीं है पता। फिर sp3d3 में चले जाएं तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 6, XeF6 में मिलता है। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल मींस यहां पर जो अरेंजमेंट दिखेगा आपको कि यहाँ है एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कुल मिला के ये हो गया और एक फ्लोरीन यहाँ हो गया ऐसे, और एक क्या बना रहता है यहाँ पे लोन पेयर। तो एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रल ना दिख के और इस तरह से डिस्टॉर्टेड दिखेगा। तो ये लोन पेयर इस तरह से डिपेंड करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बेंट रूल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आपको ये कहाँ कहाँ यूज होगा। एक तो स्ट्रक्चर में एटम्स की जो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट बताना हो तो वो क्या होगा, एस परसेंटेज कैरेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा। तो देखो बेंट रूल ये कहता है कि किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो है एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर अगर आपको पता है तो ध्यान रखें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रिफेयर करता है बॉन्ड बनाने के लिए, या उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाता है जिसमें एस कैरेक्टर कम हो, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उससे बॉन्डेड होता है जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जब आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ऐसे में रिपल्सन ज्यादा होने से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर से सुने, हाई जो है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा जिसमें एस कैरेक्टर कम हो, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा जहां पी कैरेक्टर क्या हो, कम हो, या एस कैरेक्टर ज्यादा हो। लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर हमेशा ध्यान रखें उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है जहां एस कैरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा हो, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि लोन पेयर एक ही एटम से रिलेटेड होता है और वो हमेशा न्यूक्लियस के पास रहेगा। तो न्यूक्लियस के पास कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है? एस ऑर्बिटल। देखो यही लिखा है मैंने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लो एस परसेंटेज कैरेक्टर and less electronegative atom bonded with that hybrid orbital having high s percentage character and lone pair occupied that hybrid orbital having high s percentage character। बात समझ गए ना? अब आपको s परसेंटेज कैरेक्टर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ s परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा। थीटा क्या है? यहाँ पर बॉन्ड एंगल है। क्या है? बॉन्ड एंगल। अब मैं आपसे बता दूं, ये है एटम जिसमें है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये है एक्सियल बॉन्ड और ये क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। हमें ये देखना है कि एक्सियल हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाली, इनमें कितना s परसेंटेज कैरेक्टर है और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है। तो ये है एक्सियल हाइब्रिड, समझ गए बच्चों, ऑर्बिटल। तो ये है एक्सियल और ये क्या है? इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 s अपॉन s माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो s 0% आएगा। मींस एक्सियल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है उसमें s कैरेक्टर 0% होगा। और यहां पर आप देखें 120 डिग्री का रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितने का होता है? 120 डिग्री का इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो s परसेंटेज आएगा 33%। क्या आएगा? 33%। इस तरह से आप s कैरेक्टर अगर आपको पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये पता हो गया कि ये है s, मतलब ये है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल ऑर्बिटल, और ये है इक्वेटोरियल। तो इस तरह से अगर हम sp3d और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये एक्चुअल में sp2 और pd हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में जब s 33% है तो बाकी 66% p हो गया
मिला के यहां पर तो ये हो गई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई pd ऑर्बिटल। और इस तरह से अब आता है कि मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है, समझ गए ना, कि आपको क्या दे दिया गया कि इसमें आप बताएं कि क्या पोजीशन होगी डाइपोल मोमेंट, आपको दे दिया गया यहां पर pf2cl3 और एक लिखा है pf3cl2। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है कि कहां पर आप फ्लोरीन की पोजीशन बताओगे और कहां किसकी। तो देखो बच्चों, यहां पर आपने फास्फोरस बनाया, ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि ये और ये यहां पर s परसेंटेज कैरेक्टर कम है, तो s परसेंटेज कैरेक्टर जहां पर कम है वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड होगा, मींस यहां पर फ्लोरीन होगा, यहां फ्लोरीन होगा, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। इस तरह से अगर आप देखें तो यहां डाइपोल मोमेंट, ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट, यहां बॉन्ड मोमेंट, तो यहां पर u क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि टोटल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये उस ऑर्बिटल में जाएगा जहां s कैरेक्टर मिलेगा। सीधा है, अमीर और गरीब का संबंध बनता है, समझ गए ना, इस तरह से। और जब दौलत हो किसी के पास, बहुत ज्यादा मिले, तो वो ज्यादातर अमीर के पास जाएगा, अमीर उसको जल्दी ज्यादा से ज्यादा बांध के रखेगा, गरीब के पास आ जाए ना तो जल्दी फूंक देगा। इसीलिए लोन पेयर अगर है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाएंगे, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर के ज्यादा अट्रैक्शन में रहेंगे। अब मान इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखो आप, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन और यहां Cl और यहां Cl, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। दो फ्लोरीन तो रहेंगे रहेंगे उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जहां s कैरेक्टर कम था, तीसरी कहां रहेगी, तो वहीं रहेगी चाहे s कैरेक्टर कम हो या ज्यादा। ऐसे ही आपने देखा होगा IF3 में sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 pd। तो यहां पर जब आप आयोडीन बनाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर आप फ्लोरीन रखते हैं, यहां फ्लोरीन रख देते हैं, यहां बाकी एक यहां लोन पेयर रख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर s परसेंटेज 33% है, यही करते हैं ना। ऐसे ही आप देखते हैं HCF2 की बात करें तो आप रखते हैं कि यहां पर फ्लोरीन रख देते हैं, यहां बाकी यहां 3 लोन पेयर ऐसे रख देते हैं। तो इस तरह से लोन पेयर की क्या पोजीशन होगी, मॉलिक्यूल किस तरह का होगा, हम इस बेंड रूल का यूज करके और पूरे मॉलिक्यूल में जो है एटम्स का अरेंजमेंट बता सकते हैं कि जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो किसको कहां रखना है, ये आप बेंड रूल से बता सकते हैं। यहां तक अभी देखते हैं, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे वो पूछता है कि H2O में s परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, समझ गए ना। तो यहां पर जब हम s परसेंटेज कैरेक्टर निकालेंगे तो H2O में एंगल दे रखा है 103.2 डिग्री का, ये कोई बॉन्ड एंगल दे रखा है और होता भी यही है। हम 104.5 कई बार ऐसा, तो यहां मान लो ये दे रखा है 103.2 डिग्री का, आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वो थीटा की वैल्यू दे रखी है। cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1 into 100। जब आप ये वैल्यू रखोगे और cos थीटा में ये देखोगे 103.2 डिग्री का, तो s आएगा 18.6%। तो जो H2O है इसमें s परसेंटेज कैरेक्टर कितना निकला, 18.6%। जबकि अगर मन को प्योर इसका कोई लोन पेयर ना होता, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता, तो यही s परसेंटेज कैरेक्टर कितना आता, 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, sp3 ही है, बट s का परसेंटेज कैरेक्टर इतना, लेकिन p का 81.4, मतलब p कैरेक्टर ज्यादा आ गया और s कैरेक्टर कम होगा। यही रीजन है कि आप देखोगे जैसे H2O के बाद H2S में जाओगे, बॉन्ड एंगल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां जब बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, जब आप H2S में देखोगे तो जो बॉन्ड एंगल थीटा है वो 92 डिग्री का है। जब आप 92 डिग्री रखोगे तो आप देखोगे p कैरेक्टर लगभग 90% से ज्यादा आएगा। मतलब क्या होता है कि ऐसे जैसे जैसे आप देखोगे एटॉमिक साइज बढ़ती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें p कैरेक्टर ज्यादा होने लगता है, s कैरेक्टर कम होने लगता है। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्योर p ऑर्बिटल्स भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल 90 के आसपास पहुंच जाता है। H2S, H2SE 90 के, क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे से
90 डिग्री के आसपास होती है, तो 90 डिग्री तक ही डिक्रीज होगा। आप देखोगे H2S, H2SE, इनमें जो है बॉन्ड एंगल जो है HH के बीच में वो 90 के आसपास दिखने लगता है। NH3 में चले जाओ, PH3 में जाओगे 92 के 91 डिग्री के आसपास हो जाएगा। रीजन यही है कि p कैरेक्टर ज्यादा हो जाने के कारण फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बॉन्ड एंगल ना लेकर हम p ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल लेने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा p कैरेक्टर बढ़ गया। और अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू -1/p ऑर्बिटल्स। जैसे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखोगे तो 1/1 आएगा, sp में एक ही p है तो -1, तो थीटा 180 डिग्री का होगा। sp2 में 120 डिग्री का, sp3 में 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपको H2O में परसेंटेज cos थीटा की वैल्यू नहीं आ रही है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। आप देखते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। जब sp ठीक है, सॉरी sp3 जो कि ये है sp2 का ये है, और जब sp3 होता है तो 109.5 डिग्री का हो जाता है। तो थीटा कितना चेंज हुआ देखो, 120 माइनस 109.5 डिग्री मींस 10.5 डिग्री का चेंज हुआ। अब यहां पर आप देखोगे s परसेंटेज 33% होता है, यहां पर कितना है 25, तो s परसेंटेज कैरेक्टर में कितना चेंज आया, डेल्टा s परसेंटेज, डेल्टा थीटा की वैल्यू तो 10 है, तो यहां पर आप देखें 33 था 25 तो कितना हो गई 8 की। तो जब 10.5 डिग्री चेंज होता है तो s परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होता है 8%। कितना हो जाता है कि जो s परसेंटेज कैरेक्टर है वो डिक्रीज होके कितना हो गया 8% कम हो गया। आप देख रहे हैं ये है। तो सोचो आप कि 109.5 डिग्री से H2O में अगर हम डेल्टा थीटा देखें कि कितना चेंज हुआ है तो 103.5 डिग्री का चेंज हुआ है। ये किसमें हुआ H2O में, कितना 6.3 डिग्री का चेंज हुआ। तो जब आपने देखा कि 10.5 डिग्री का चेंज हुआ था तब 8% की कमी आई थी। जब 6.3 की होगा तो आप देखेंगे 6.3 अपॉन 10.5 इंटू 6.3, तो ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये 4.8 आ जाएगा। 4.8 का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि s परसेंटेज कैरेक्टर 4.8% डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा 25% था, 4.8%, तो हमारे पास कितना बचेगा 20.2%। तो H2O में s कैरेक्टर कितना बचा 20.2। फिर से समझ लें, पहले आप देखें sp2 था 33%, sp3 हुआ 25, डेल्टा थीटा जब कितना चेंज हुआ 10.5, तो s कैरेक्टर कितना चेंज हो गया 8%। ओके, अब 10.5 डिग्री जब आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है एंगल तो 8% की कमी आ रही है। H2O में अगर आप बॉन्ड एंगल का चेंज देखें तो 109 से 103 हो गया है, मतलब 6.3 से 109.5 पर 10 कितना होता है इसका S1 ये है 1 से 2 है, सॉरी यहां पर कितना है 2 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 6.3, तो 10.5 में 8% की, तो 6.3 में अगर कमी निकाले तो ये आएगी 4.8, तो 25% होना था 4.8 डिक्रीज हो गया 20.2, तो लगभग वही आ गया, लगभग 18 के आसपास का। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अमोनिया में निकाल सकते हैं। तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेस पर हमें देखना होता है। ओके, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब लास्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक थ्योरी है और वो है वेस्टेपर थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, इसी को बोलते हैं जिलेस्पी नाइहोम थ्योरी। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, उनके अरेंजमेंट से रिलेटेड है। सीधा सा इसमें बोला गया कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये है इसकी थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। देखो, पहला पोस्टुलेट ये
कह रहा है कि देयर इज नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ कोई लोन पेयर नहीं है, केवल ओनली प्रेजेंट द बॉन्डेड पेयर, क्या है ओनली बॉन्डेड पेयर, मैंने यहाँ लिखा नहीं बट आप ये समझने कि लोन पेयर नहीं है तो क्या होंगे ओनली बॉन्डेड पेयर, देन स्ट्रक्चर विल बी रेगुलर। जैसे आप जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 का होगा, लीनियर है, जैसे कि BeCl2 में मिलता है, CO2 में मिलता है, CH डबल बॉन्ड CH मिलता है, sp2 में चले जाए तो 120 डिग्री के एंगल होते हैं। कितने 120 डिग्री के एंगल होते हैं? 3। और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जैसे BF3CO32 CH2 डबल बॉन्ड CH2, sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। और ये कितने होते हैं? 6। आप कैलकुलेट करके देख लेना। टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे CH4 SiCl4 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 120 डिग्री के आप देखोगे कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। 120 डिग्री के 90 के कितने होते हैं? 6 होते हैं। 180 का कितना होता है? 1। डायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है PCl5 ASF5 इसमें मिलेगा। sp3d में चले जाओ तो 90 डिग्री के आप देखोगे कितने होंगे? 12। 180 डिग्री के कितने होंगे? 3। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर SF6 SeF6 में चल होगा, ऐसे ही है। तो ये है इनके स्ट्रक्चर। sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 72 के 5 होते हैं, 180 डिग्री का 1 होता है। 72 डिग्री के 5 हो गए। अच्छा हाँ, 90 डिग्री के भी होंगे 10 होंगे। कितने होंगे? 90 डिग्री के 10 होंगे। अब दूसरा रूल देखो। दूसरा रूल ये कहता है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर सेम हो बट डिफरेंट सेंट्रल एटम हो, तो या फिर पेरिफेरल एटम के अलग अलग हो। तो ये कह रहा है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। समझ गए ना? ये कह रहा है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पेरिफेरल एटम और बॉन्डेड एटम। मतलब जितना ज्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण उनमें रिपल्सन बढ़ेगा और लोन पेयर उनको ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा। जैसे NH3 PH3 SH3 SbH3 आप देखोगे थीटा लगातार डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है 107.5 डिग्री का, जबकि PH3 में जाओगे तो 90 के आसपास का आता है। ऐसे ही PF3 PCl3 PBr3 इस पे सेंट्रल एटम तो सेम है, बट आप देख रहे हैं कि इसमें जो जुड़ा हुआ एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। मींस यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा है और इस तरह से, इसलिए थीटा एंगल इस तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे CH4 109.5 डिग्री 170 107.5 डिग्री 104.5 डिग्री आसपास का होता है। तो इस तरह से चेंज होता है। एक चीज और आती है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड एक लोन पेयर की तरह वर्क करता है और ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। यही रीजन है कि फॉर्मल्डिहाइड में ये जो HCH के बीच का बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का ना होकर उससे कम हो जाता है, और ये जो है ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री से ज्यादा। मतलब θ1 ज्यादा होगा, θ2 कम होगा। ये होता है, इस तरह से इफेक्ट पड़ता है। यही है वेसिपर थ्योरी। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि इनमें से कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है या इनमें से कौन से पेयर आइसोस्ट्रक्चरल है। तो ध्यान रखें बच्चों कि देखो आइसोस्ट्रक्चरल अगर आ जाता है, आपसे पूछा जाता है आइसोस्ट्रक्चरल जिनके स्ट्रक्चर्स सेम है, ज्योमेट्री से मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए? सेम। तो ध्यान रखें कि एक पॉइंट तो ये है कि सेम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है और ओनली क्या हो? बॉन्ड पेयर। एक तो ये होते हैं जैसे कि CH4 है, SiCl4 है, या हम ये कहें PCl5 है, ASF5 है, या हम ये कहें कि हमारे पास तो इस तरह के स्ट्रक्चर जैसे SF4 है, SeF4 है, या SF6 है, SeF6 है। तो ये क्या है?
स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो और कोई भी उसमें ओनली क्या हो, बॉन्ड पेयर्स हो, तो भी वो आइसो स्ट्रक्चरल होगा। दूसरा है कि सेम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो। एक चीज तो ये है सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर उसमें सेम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो ध्यान रखना वो भी आइसो स्ट्रक्चरल होगा। जैसे ये है ओके H2O, तो ये है H2S, तो ये है H2S, स्ट्रक्चर तो भी सेम ही हो, बॉन्ड एंगल भले उनका चेंज हो जाए। जस्ट ऐसा ही NH3 है, PH3 है, ASH3 है, CO3 2- है, ठीक है, ऐसे BF3 है, इनमें भी आइसो स्ट्रक्चरल है। CH3 है, आइसो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे इसमें CH3 1- मिलता है, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल है। CO2 है, HgCl2 है, ठीक है, CdCl2 है, ZnCl2 है, ये भी क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो इस तरह के आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से आइसो स्ट्रक्चरल ग्रुप कौन सा है। तो जिनके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम दिखेंगे, जैसे कि SF4, ठीक है, SO4 2- है, ओके, PO4 3- है, ClO4 1- है, ये भी क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, क्योंकि इनमें सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम इसमें 4 एटम्स हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज होंगी। और भी देखो, और कुछ जितने भी आप सोच सकते हैं कि लोन पेयर जिनमें सेम बॉन्ड पेयर सेम हो वो, और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो वो आइसो स्ट्रक्चरल है। इसके अलावा सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना हो, तो भी क्या होंगे, एक आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज होंगे। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड मैटर। बाकी कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से इंटरमिक्स होगी, क्या ऑर्बिटल, इनके बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल, उनके स्ट्रक्चर्स, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन को अच्छी तरह समझाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, केमिकल बॉन्डिंग खोलें, वहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन एक एक समझ सकते हैं, एक एक को अलग अलग डिफाइन किया। ओके, तो यहां तक हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो नमस्कार, थैंक यू।